नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और टिहरी से सबसे पहले खबर। टिहरी जिले के घनसाली के नीलचामी घाटी की धारती थराती के ऊपर फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटा है यहां पर और ग्रामीणों में डर के साए में है। बादल फटने के बाद नीलचामी घाटी के धराती थारती गांव सहित ठेला भटवाड़ा गांव में सबसे अधिक तबाही हुई है, जिससे नीलचामी गदेरे के उफान में आने से आसपास की दुकानें और घरों में भी पानी घुस गया है। बादल फटने से सबसे अधिक खेती को नुकसान पहुंचा है और कई एकड़ खेती भूमि तबाह हो गई है। वहीं बिजली पानी की लाइनें टूट गई हैं। इसके साथ ही करीब आधा दर्जन से ज्यादा रास्ते और पुलिया तबाह हो चुके हैं। हालांकि अभी तक जन हानि की सूचना नहीं है, लेकिन लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और नुकसान का आंकलन इस वक्त किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीलचामी नदी इस वक्त उफान पर है। बादल फटने की घटना यहां पर हुई है और इसके बाद ज्यादा तबाही देखने को मिली है। बातचीत करने के लिए सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरह से बादल फटने की घटना हुई और बताया जा रहा है कि नीलचामी नदी इस वक्त पूरे उफान पर है, कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? नीलचामी घाटी का जो थारती गांव है उसके ऊपर आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास बादल फटा है, जिसके बाद से जो नीलचामी नदी है वो काफी उफान पर आ गई है और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो थारती गांव में पहुंची हुई है। और यहाँ पर पूरी तरह से जो खेती की जमीन है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, रास्ते टूट चुके हैं, पुलिया टूट चुकी है और जिसके बाद ग्रामीण जो है डर के साए में जीने को मजबूर है। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और ग्रामीणों में आक्रोश भी है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 35 जो परिवार है वो लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं और भूगर्भीय सर्वे भी इसका हो चुका है, लेकिन आज तक उनका विस्थापन नहीं हुआ और जिसके चलते ग्रामीण हर बार बरसात में डर के साए में जीने को मजबूर होते हैं। जिसके चलते ग्रामीणों ने जो थारती घनसाली रोड है उसे जाम कर दिया और अभी डीएम सौरभ गहरवार यहाँ पर पहुंचे हुए और ग्रामीणों से वार्ता की जा रही है। ग्रामीणों की बात समस्याओं को सुना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जो लगातार बारिश हो रही है उसको देखते हुए सौरभ, कितने थराती गांव की तो बात की जाए, यहाँ पर तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन इसके अलावा और कितने ऐसे गांव हैं जो इसकी चपेट में आए हैं? फिलहाल प्रशासन जिस तरह से आप बता रहे हैं मौके पर पहुंचा है, क्या अब उन्हें वहां से हटाने का काम किया जा रहा है जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, थारती गांव के साथ साथ जो ठेला गांव है और भटवाड़ा है यहाँ सबसे ज्यादा तबाही हुई है और सबसे ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। जिसके बाद अब प्रशासन द्वारा जो ग्रामीणों की मांग की जा रही है कि उनका विस्थापन किया जाए जल्द से जल्द। और अभी तक भूगर्भीय सर्वेक्षण यहाँ पर कई बार हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उनका विस्थापन नहीं हो पाया। अब डीएम द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल बरसात में उन्हें कहीं सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। जो लोग नदी के किनारे हैं, नीलचामी नदी के किनारे, उनको शिफ्ट किया जाएगा और जल्दी उनके लिए जो सुरक्षित स्थान है वो चयनित किया जाएगा। बिल्कुल, तो थारती गांव के लोग कब से डिमांड कर रहे हैं कि उनको वहां से हटाया जाए, उनकी जान खतरे में है। लेकिन आज जिस तरह से बादल फटने की घटना हुई है उससे वहां के लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नीलचामी जो नदी है इस वक्त पूरे उफान पर है और प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि आम लोगों को राहत मिल सके प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुद्रप्रयाग के चिरबटिया के पास बादल फटने से रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचा है। यहां पर लसिया और भारदार पट्टी में नुकसान की खबर मिल रही है। वहीं त्यूंखर गांव में पानी घुसने से कई परिवारों के लिए खतरा पैदा हो गया है। मखैत गांव में भी बाढ़ ने शिवालय में बाढ़ से डूब चुके हैं। इसके साथ ही दोनों गांव के साथ साथ कई दूसरे गांव भी हैं जहां पर सैकड़ों हेक्टेयर भूमि बाढ़ की चपेट में आ गई है। वहीं प्रशासन की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई है और अभी प्रशासन वहां पर नुकसान का आंकलन कर रहा है। के मकान के अगल बगल से उनको भी जो है जानवरों को निकालने में बहुत परेशानी हो रही है। आदमी को चले आ जाएंगे, अभी वैसी जनहानि वो नहीं हुई है। और नीचे जो है कुंडा में तो जो है वहाँ पे एक पुल था और गोविंद सिंह पंवार का उसका घर भी बह गया। वहाँ उधर जो है रंगनाथ सिंह को जो है आने जाने के और में नामे तो में वहाँ पे आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। और रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में जहां पर आपदा से भारी नुकसान हुआ है, वहीं तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग भी मरडी गाहड़ के पास बंद हो चुका है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग यहां पर फंस गए हैं। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जा रही टीमें भी फंस गई है। इसके बाद आपदा राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं प्रशासन के काम से स्थानीय लोग
बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो मडी गार्ड के पास भी रास्ता टूट गया है। हालांकि वहां पर मोटर मार्ग बंद होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा लग गया है और जो टीमें वहां पर मोटर मार्ग खोलने के लिए पहुंच रही है वो भी रास्ते में फंस गई है, जिससे लोगों में बेहद नाराजगी है। जो वो टीम आई थी यहाँ पे पता नहीं कहाँ चले थी, वो हमने खाली देखा ही उसके बाद लापता हुआ, कुछ नहीं किया किसी ने यहाँ पे। सुबह आए थे वो अपना चले गए। पब्लिक देखो ना, कम से कम 3 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, यहाँ 1 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, कोई सुना ही नहीं यहाँ पे लोगों। और अगली खबर उत्तरकाशी से लेते हैं, जहां पर हेल गुगाड़ के पास गंगोत्री हाईवे भूस्खलन होने से बंद हो गया। वहीं पर एनएच बंद होने से यात्री मार्ग में फंसे हुए जो टीम थी वो हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। इसके साथ ही यमुनोत्री हाईवे धरासू बैंड के पास बंद है। तो भारी बारिश होने से लैंडस्लाइड होने की वजह से कई जगह मार्ग इस वक्त बंद है। धरासू बैंड के पास भी हाईवे बंद हो गया है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। हालांकि प्रशासन वहां पर मौजूद है और जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने की वहां पर कोशिश की जा रही है। और अब टिहरी से अगली खबर लेते हैं, जहां पर 3 दिन से बंद NH 94 को खोल दिया गया है। नरेंद्र नगर के पास मलबा और बोल्डर आने से हाईवे बंद हुआ। हाईवे खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तो 3 दिन से बंद था NH 94, जिसे अब खोल दिया गया है यात्रियों के लिए। हालांकि इन 3 दिनों में भारी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ा, लेकिन अब NH 94 खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। और मानसून के इस मौसम में कुदरत के कहर से लोग सहमे हुए हैं। बागेश्वर में भी कुदरत का क्रोध बरपा और मानसून सीजन में कई जगह पर भूस्खलन हुआ। तो कई सवाल इसे लेकर अब खड़े हो रहे हैं। बागेश्वर में बारिश के दौरान 80% सड़कें भूस्खलन की चपेट में आई हैं। 70 से 80% सड़कों को बारिश के सीजन में नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर पहाड़ों में भूस्खलन लगातार क्यों बढ़ रहा है। तो 70 से 80% मोटर मार्ग जो है हमारे जो है प्रभावित हुए हैं। और स्लाइड आने से या फिर कहीं अगर कोई कच्ची सड़क कटी है उसका जो है स्लाइड आने से वो सड़कें जो है अधिकांशतः प्रभावित हुई हैं। पहाड़ों के दरकने से जिस तरह आपदा के मंजर सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं इंसान के लिए चेतावनी है। पहाड़ों में बेतरतीब सड़कों का कटान हो रहा है। इसके साथ ही सड़कें मानकों की विपरीत बन रही हैं, जिसके परिणाम भूस्खलन के रूप में सामने आ रहे हैं। 3-4 साल हो गए, काफिले कमरे वाली रोड गई है। शासन प्रशासन अपने मर्जी से काम कर दिया। आप पे गाँव हमारा खतरे में है, यहाँ कोई आवाज उठाने को नहीं। आईडीएम साहब तक पहुँचे, आईडीएम साहब आए नहीं। आएंगे करके विधायक साहब बलवंत सिंह बुराल से उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने बोला यहाँ से उधर को ले जा रहे हैं, रोड उधर ले जा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला रात को हम लोग घर नहीं ठहरे तो उन्होंने रातों रात रोड बना दी। पहाड़ी जिले पर्यावरण की दृष्टि से बेहद नाजुक और संवेदनशील हैं और लगातार बेतरतीब निर्माण कार्यों से यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। नहीं तो पहाड़ में बड़ा नुकसान हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और आज देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की मीटिंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस कैबिनेट मीटिंग में मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास, धन सिंह रावत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट मीटिंग में केदारनाथ में पुनः निर्माण कार्य में स्पेस की कमी कम होने के कारण 2 मंजिला भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही जायका प्रोजेक्ट में हॉर्टिकल्चर का एक बड़ा प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही परिवहन निगम में करीब 1.5 साल पहले 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, लेकिन इनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। इस सभी 24 लोगों को निगम में नियुक्ति देने का निर्णय भी लिया गया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है कि अगले 5 साल में आय दुगुनी हो, इसके लिए एक कंसल्टेंट एजेंसी नियुक्त करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही परिवहन विभाग के नए नियमावली को मंजूरी दी गई। अभी तक उत्तर प्रदेश की 1990 की नियमावली चली आ रही थी। जो केदारनाथ जी में
निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। वहाँ पहले कुछ भवन एक मंजिल बनने थे, अब निर्णय हुआ है कि स्पेस की कमी ज़्यादा है, वहाँ जो पुराने लोग रहते थे उन सभी को जगह देनी है, जगह कम पड़ रही थी, तो एक मंजिल की बजाय 2 मंजिल भवन बनेंगे। तो जो ठेकेदार पहले नीचे वाली मंजिल बना रहा था, उसी ठेकेदार को ऊपर वाली मंजिल बनाने के लिए अधिकृत किया है। अगला मत श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री केदारनाथ धाम में जो कंसल्टेंसी INI के नाम से काम कर रही है, क्योंकि कार्य काफ़ी और बढ़ा दिया गया है रिसेंटली, और भी नए कार्य करने हैं और ये भी अपेक्षा की जा रही है कि इन कार्यों को जल्दी संपन्न कराया जाए। तो उस कंसल्टेंसी ने कुछ और मैन पावर मांगी थी कि हमें कुछ आदमी बढ़ाने हैं ताकि समय सीमा में काम पूरा हो सके, उसकी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। और देहरादून में उत्तराखंड में कल बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा टारगेट 2024 है, जिसको लेकर बूथ लेवल तक प्रभावी संगठन तैयार करेंगे और लोकसभा का चुनाव चंपावत के पैटर्न पर लड़ा जाएगा। इसके साथ ही भट्ट ने कहा कि 23 हारी हुई विधानसभाओं को जीतना हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके लिए राज्यसभा के तीनों सांसदों को इस पर लगाया जाएगा। जिन 23 विधानसभा हम लोग हारे हैं, 47 जीते 23 हारे हैं, उन सभी विधानसभाओं लोकसभा में जीतने का हमने लक्ष्य रखा है। उस दृष्टिकोण से हमने बूथ का प्रबंधन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य में हमारे 5 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के हमारे कार्यकर्ता हैं। हारे हुई विधानसभा जिताने का लक्ष्य सांसदों को भी दिया जाएगा। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर सचिव PK धारीवाल को सस्पेंड कर दिया है। धारीवाल पर सीएम और विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुमराह करने का आरोप है और ट्रांसफर होने पर 3 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं करने के बाद भी अपने ही हस्ताक्षर से निकाल ली 3 महीने की सैलरी। सेवा आयोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देश पर अब ये एक्शन लिया गया है। हरिद्वार में जाके और अपनी उस 3 महीने की सैलरी निकाल ली जिस 3 महीने उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी। और जो लेटर उन्होंने लिखा, उस लेटर में उन्होंने मुझे भी मेंशन किया है कि माननीय मंत्री जी के आश्वासन पे मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी, तो इसलिए उनके खिलाफ एक सस्पेंशन हमने कल मूव किया है, सस्पेंड करके, और उनके खिलाफ निम्नमार्ग कार्रवाई करी जाएगी। और अग्निवीर भर्ती मामले में मानकों की अनदेखी का मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है और बीजेपी नेताओं की राय मानकों की अनदेखी को लेकर अलग अलग आ रही है। एक तरफ पौड़ी जिले से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कोटद्वार में भर्ती में मानकों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने बकायदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेटर तक लिख डाला। वहीं पौड़ी जिले के लैंसडाउन सीट से विधायक दिलीप रावत का कहना है कि जो लोग भी मानकों की अनदेखी की बात कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो लोग भर्ती परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। दिलीप रावत ने कहा कि वो खुद 2 दिन भर्ती कैंप में रहे और उन्होंने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं देखी है। मानक में कमी नहीं है और जो मानक पूर्व बताए थे वो अभी भी हैं। और मैं तो स्वयं 2 दिन तक उस कैंप में रहा हूँ कोटद्वार के, और मैं समझता हूँ कि जितनी अच्छी व्यवस्था हो रही है और बिल्कुल मानकों के अनुसार हो रही है। और देश और प्रदेश की राजनीति में कदम मजबूत करने के लिए पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव की है। लेकिन कोरोना के बाद ना चुनाव हुए और ना ही छात्रों को राजनीति के गुर सीखने का मौका मिला। हालांकि इस बार भी अभी इन चुनावों पर संकट ही दिख रहा है, जिससे छात्र नेताओं में अजब सी स्थिति है। कोरोना के बाद राज्य के डिग्री कॉलेजों और कैंपसों में ऐसी चहल पहल देखने को मिल रही है तो छात्र संघ चुनावों की उम्मीद भी लौटी है। राजनीति की नई पौन तैयार होने के लिए मेहनत शुरू हो चुकी है। महाविद्यालय और कैंपसों में छात्रों की हर संभव मदद में एक एक वोट के लिए छात्र नेता जुटे हैं। हालांकि इस तैयारी के बीच छात्र नेताओं को ये चिंता भी है कि कहीं इस बार भी सरकार इन चुनावों को टाल ना दे। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है और कुछ हैं जो अभी तैयारियां कर रहे हैं। भविष्य की राजनीति में, बड़ी राजनीति में जाने के लिए हमारे लिए सबसे पहला कदम यही होता है, कॉलेज में राजनीति, छात्र राजनीति। अगर यही छात्रों की राजनीति का ही हनन होगा तो हम भविष्य में आगे क्या करेंगे। और सारे बड़े चुनाव हो सकते हैं तो एक छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं। सारे विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए राजनीति की पहली सीढ़ी है।
कई बड़े नेता यहीं से निकलकर मुकाम हासिल कर चुके हैं। हालांकि 2 साल से चुनावों को सरकार नहीं करा पाई। वहीं अभी भी महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक यूजीसी और सरकार के निर्देशों के इंतजार में है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री सरकार की तरफ से हरी झंडी देने की बात कर रही है। और जैसे ही बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, सबके रिजल्ट खुल जाएंगे, सरकार की तरफ से छात्र संघ चुनाव की मनाही कहीं भी नहीं और सरकार कभी करती भी नहीं। बहरहाल पिछले 2 सालों में चुनाव नहीं होने से छात्र इस चुनावी दौर से बाहर हो गए हैं, लेकिन इस बार चुनाव के लिए तैयारी कर रहे नेताओं को ये मौका मिल पाएगा, यह भी कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और पिछले 12 दिनों से पुलिस को यूट्यूबर बॉबी कटारिया चकमा दे रहा है। देहरादून की सड़क पर वाहनों को रोककर खुलेआम शराब पीने का वीडियो बॉबी कटारिया ने पोस्ट किया था। अब पुलिस उसे ढूंढ रही है, जबकि दूसरी ओर कटारिया सोशल मीडिया पर लगातार अपनी और वीडियो डाल रहा है। वहीं देहरादून पुलिस कटारिया के तमाम ठिकानों पर उसकी अरेस्टिंग को लेकर दबिश दे रही है। इसी बीच खबर आई है कि कटारिया ने कोर्ट में अपने सरेंडर होने की एप्लीकेशन डाली है। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर के बाहर कटारिया को गिरफ्तार करने का जाल बिछा दिया था, लेकिन बॉबी कटारिया कोर्ट में नहीं पहुंचा। ऐसे में पुलिस को फिर भी कोर्ट परिसर के बाहर घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और बुधवार को एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि बॉबी कटारिया कोर्ट पहुंचेगा, जिस पर पुलिस कोर्ट में उपस्थित है। उधर एसपी सिटी ने बताया कि बॉबी कटारिया की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। संभावित ठिकानों पर टीमें भेज दी गई है। देखिए, जितने भी उसके संभावित ठिकाने हैं जो हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, विवेचना में आ रहे हैं, उन सभी जगह जो है टीमें भेजी जा रही हैं और प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी नई टीम का ऐलान मंगलवार को कर दिया और इस टीम में हल्द्वानी के 4 कार्यकर्ताओं को प्रदेश का पदाधिकारी बना दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है राजेंद्र सिंह बिष्ट को, जिन्हें प्रदेश मंत्री से प्रमोशन देकर प्रदेश का महामंत्री नियुक्त कर दिया गया है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बिष्ट के घर पहुंच रहे हैं और उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं राजेंद्र बिष्ट ने जमीनी कार्यकर्ताओं की मदद से 2024 की तैयारियां मजबूत करने का दावा किया है। 2024 का चुनाव हमारे सामने है, लोकसभा का, और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि इस भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हम उसमें 2 कदम आगे बढ़ाकर मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन को मजबूत करूं। और रुद्रपुर के बदहाल संजय वन की सूरत बदलने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संजय वन का निरीक्षण किया और वन, पर्यटन और राजस्व विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान अजय भट्ट ने संजय वन को बेहतर पर्यटन स्थल बनाने को लेकर सुझाव भी दिए। वहीं अजय भट्ट ने पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि संजय वन में पर्यटन गतिविधियां और सुविधाओं को लेकर प्रोजेक्ट तैयार करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां पर आ सके। हमारी योजना है कि पुराने से भी अच्छी तरह से यहाँ पर किया जाए। मैंने यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनसे कहा है और साथ में जो कुमाऊं के चीफ हैं पात्रो जी, वो यहाँ पर हैं, सारे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है और अन्य विभाग हैं। और कोटद्वार से खबर, जहां पर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल लंबे समय से नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा उठा रहे हैं। नगर क्षेत्र में नंबर 7 और जूनियर हाई स्कूल के बच्चे गंदगी और बदबू के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी नगर निगम ने परेशानी का कोई समाधान नहीं ढूंढा है। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।